और विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश के लिए कैसे बनाई जाती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर होती हैं, अर्थात और सिंपल भाषा में बोलूं तो प्लस से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाहर रखे हुए आवेश के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, उसको क्यों नहीं सम्मिलित किया जा रहा है। लेट्स सी। तो इसके अंदर आने वाला फ्लक्स कितना हुआ? प्लस का 2। जाने वाला कितना हुआ? माइनस का 2। तो नेट कितना हो गया? +2 -2 बराबर 0। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? वीडियो एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है? जस्ट रेज योर हैंड्स। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करें हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है गाउस का नियम। तो जस्ट पुट ऑन द हेडिंग गाउस का नियम। गाउस लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे, गाउस लॉ। अच्छा, चलिए देखिए, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम गाउस के नियम का स्टेटमेंट लिखेंगे मिलकर के, उसके बाद हम इसको एक बार समझेंगे, ठीक है? वैसे हमने कल थोड़ा सा फील किया था गाउस के लॉ को, आपको याद होगा। लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक में हमने एक सवाल लिया था। उस सवाल में ये था कि एक आवेश Q जो है वो एक गोले के केंद्र पर रखा हुआ था। हम लोग ये चेक करना चाह रहे थे कि जो आवेश Q है उसके कारण उस गोले से या उस पृष्ठ S से कितना क्षेत्रफल, जो उसका क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो हमने उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, और क्या निकल करके आया आपको याद है? वहाँ पे जो फ्लक्स निकल करके आया था वो आया था Q/ε0। तो कुछ उससे मिलता जुलता गाउस का नियम आपके पास रहने वाला है। तो एक बार फटाफट से लिखते हैं इसको, फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे। लिखें, किसी बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स, मतलब कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए, उससे पारित फ्लक्स, उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश, उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश, जिसको हम सिग्मा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है मैथमेटिक्स में जोड़ना, क्यू का मतलब हो गया आवेश, तो सभी आवेशों को आपको जोड़ना रहेगा। उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता ε0 के अनुपात के बराबर होता है। ε0 के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, राइट? लिख लीजिए इसे। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और सिग्मा क्यू क्या है? सिग्मा क्यू है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, या फिर नेट आवेश भी आप इसे कह सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की
विद्युतशीलता, है ना। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। देखो, हम जिस बंद पृष्ठ की के बारे में बात करते हैं उस बंद पृष्ठ को अपन यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। मतलब अभी एक बंद पृष्ठ आएगा, जिस बंद पृष्ठ से अपन फ्लक्स निकलने की बात कर रहे होंगे या जिससे संबंधित फ्लक्स की बात कर रहे होंगे, उसको हम लोग गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तो वास्तव में गाउसीय पृष्ठ का मतलब क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ का मतलब होता है वो बंद पृष्ठ जिससे आप फ्लक्स की गणना कर रहे हो। तो बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहा जाता है ना। बंद पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। एक बात और, अगर गाउसीय पृष्ठ के अंदर अलग अलग आवेश उपस्थित है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर अर्थात हमारे बंद पृष्ठ के अंदर अगर बच्चों बहुत सारे आवेश हैं तो हम उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू का मतलब क्या है कि आपको सभी आवेशों को जोड़ना है। आवेशों को कैसे जोड़ते हैं? हम लोग आवेशों का गुणधर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आवेशों को हमेशा साइन के साथ में सुशील जोड़ा जाता है। तो आवेशों को आपको हमेशा चिन्ह के साथ ही जोड़ना है। तो लिखें, यदि गाउसीय पृष्ठ में, यदि गाउसीय पृष्ठ में, यदि गाउसीय पृष्ठ में अलग अलग आवेश उपस्थित हैं या अलग अलग आवेश रखे जाते हैं, गाउसीय पृष्ठ में अलग अलग आवेश रखे जाते हैं, अलग अलग आवेश रखे जाते हैं, तो कुल आवेश, सभी उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सभी उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। ऐसे हम लोग बोलते हैं। जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग एक बार चेक करते हैं कि कैसे 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 हम लोग चेक करने वाले, कैसे कैसे हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, ऐसे देखो, और अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। जैसे यहाँ आवेश रखा हुआ है प्लस का 6 कूलम, या दो आवेश रखे हैं 4 कूलम, माइनस का 3 कूलम, यहाँ रखा हुआ है 2 कूलम, 6 कूलम, माइनस का 2 कूलम, 4 कूलम। अच्छा देखिए, हमें ये जो पृष्ठ S आपको दिख रहा है, इस पृष्ठ S से संबंधित फ्लक्स लिखना है। तो पृष्ठ S से संबंधित फ्लक्स को अपन फाई S कह रहे हैं, वो अपन कैसे लिखेंगे वो अपन को देखना है। यहाँ भी अपन को इसी पृष्ठ S से संबंधित फ्लक्स लिखना है और यहाँ पे भी अपन को इसी पृष्ठ S से संबंधित फ्लक्स लिखना है। तो अगर आपको पृष्ठ S से संबंधित फ्लक्स लिखना है तो गाउस का नियम क्या बोलता है सूरज? गाउस का नियम ये बोलता है कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपका बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश रखे हुए आदर्श, उन सभी आवेशों का योग करना होगा और एप्सिलॉन नॉट का भाग लगाना होगा, तो हमारे पास लविश फ्लक्स निकल करके आता है।
है ना। तो देखते हैं चलो, फाई इज इक्वल टू, यहाँ कितना आवेश है, अगर इस बंद पृष्ठ के बारे में बात करें तो इस बंद पृष्ठ में आदर्श कितना आवेश दिख रहा है अपन को, केवल यहाँ पे 6 माइक्रो कुलाम है, 6 कुलाम है और कुछ भी नहीं है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल नहीं है क्या, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है 6, तो सिंपल 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ चेक करें तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे 2 आवेश है, तो अपने देखा ना कि अगर एक से अधिक आवेश हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीज गणितीय योग करना पड़ेगा, है ना। फ्लक्स का मतलब क्या है, अगर एक बच्चा पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में, तो फ्लक्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर को सीक्वेंस में देख रहे होंगे, बीच में से लेक्चर देखने में समझ में नहीं आएगा, तो सीक्वेंस में ही देखना है बेटा। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, आवेशों का बीज गणितीय योग करेंगे, तो 4 - 3 ये होगा बीज गणितीय योग डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से, है ना। ठीक है, यहाँ देखते हैं कितना आवेश है, 2 कूलम है, प्लस 6 कूलम है, माइनस का 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, 6 2 8, 8 में से 2 गए, 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से। तो ये इन सतहों से फ्लक्स निकल करके आएगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना है, अंदर जितने भी आवेश है उनका बीजगणितीय योग करके आपको एप्सिलॉन नॉट का भाग लगाना होगा, दैट्स इट। चलो लिख लो एग्जांपल्स। आपने ऑब्जर्व किया, मैंने पृष्ठ के अंदर वाले आवेश को लिया, इस 4 कूलम को अपन ने नहीं लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया। इस 4 कूलम आवेश को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश देखना होगा तौफिक। बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश उपस्थित है गोविंद, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जो आपका बंद पृष्ठ है, हमें केवल बंद पृष्ठ के अंदर के आवेश की बात करनी है। इज दैट क्लियर, फाइन सभी के लिए। बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश देखोगे, बंद पृष्ठ के बाहर के आवेश की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दिव्यांशु, अभी देखेंगे अपन इस चीज को, ठीक है। ओके, चलो लिख लो। बंद पृष्ठ के अंदर के आवेश की बात करनी है अक्षांश, और कुछ नहीं, बाहर के आवेश को अपन को नहीं लेना है ना। जो बच्चे अभी भी नींद के साथ संघर्ष कर रहे हैं उनको यही कहूँगा कि रात को टाइम पे सो, ताकि सुबह टाइम पे उठ सको, है ना। अपने आप को कष्ट दे करके क्लास में आने का मतलब नहीं है, खुद को एक संपूर्ण नींद जितनी ज़रूरी होती है लो, और देन क्लास में आओ, ठीक है। चलो अब हम एक चीज़ समझेंगे बेटा, आपके मन में ये सवाल पैदा नहीं हो रहा क्या कि सर जो आवेश आपके बंद पृष्ठ के बाहर है, आप उसको गाउस के नियम के थ्रू फ्लक्स निकालने में काउंट क्यों नहीं कर रहे हो। ये 4 कूलम आपको बाहर दिख रहा है, हम इस 4 कूलम को काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम ये 2 कूलम 6 कूलम -2 कूलम को ही क्यों काउंट करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको समझना है। 2 सिचुएशन लेते हैं अपन। एक सिचुएशन में इस पृष्ठ S से पारित फ्लक्स निकालना है अपन को दोनों में ही। फर्स्ट वाली सिचुएशन में ये जो 2 कूलम है ये अंदर रखा हुआ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है बेटा, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में ये 2 कूलम इस बंद पृष्ठ के बाहर रखा हुआ है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाहर रखे हुए आवेश के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, उसको क्यों नहीं सम्मिलित किया जा रहा है। लेट्स सी। क्या आपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में सुना है, मैंने आपको पढ़ाया है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश के लिए कैसे बनाई जाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर होती हैं, अर्थात और सिंपल भाषा में बोलूं तो प्लस से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। क्या हमें वो टॉपिक याद आ गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे तो प्लस से दूर, प्लस से दूर, प्लस से दूर, प्लस से दूर,
प्लस से दूर। क्या आप ये चीज देख पा रहे हैं क्या कि यहां पर जो आपका सतह S है, उस सतह S से अभी मैंने जो बनाया उसके हिसाब से 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। सही है, सतह S से 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। बाहर की ओर निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव कहते हैं, आपको पता हो तो, मतलब प्लस का 4 इतना फ्लक्स अपन बोल सकते हैं। अभी के लिए ऐसे नंबर बता रहा हूं मैं आपको कि 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो क्या इस सतह से फ्लक्स गुजर रहा है? हाँ सर, बिल्कुल गुजर रहा है। ये जो सतह है, इस सतह को काटती हुई 4 रेखाएं जा रही हैं। बढ़िया, अच्छी बात है। अब इसके लिए चेक करो, अगर ये 2 माइक्रोकुलम ऐसे बाहर रखा हो, और भी रेखाएं बना सकते हो आप, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि आप 4 ही बनाए, बहुत सारी बना सकते हैं आप। ये देखिए ऐसे, बस शुरू होंगी प्लस से, खत्म होंगी अनंत पे। यहाँ देखते हैं, ये 2 माइक्रोकुलम है, इससे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, क्या लगता है आपको इस सतह S के अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं? चेक करो सर, अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है 2, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? सर वही 2, वापस बाहर निकल गई। तो इसके अंदर आने वाला फ्लक्स कितना हुआ? प्लस का 2। जाने वाला कितना हुआ? माइनस का 2। तो नेट कितना हो गया? +2 -2 बराबर 0। मतलब अगर कोई आवेश बाहर उपस्थित है तो उस आवेश के कारण जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस बंद पृष्ठ के अंदर आ रही हैं बेटा, उतनी ही बाहर भी तो निकल रही हैं। आपके घर में 3 लोग, एक घर से, आपके घर के आगे वाले, जो आपके घर में आगे वाला गेट है, वहां से 3 लोग अंदर एंटर किए और पीछे वाले गेट से बाहर निकल गए। अब आपके घर में कितने लोग हैं? 0, है ना? वही चीज हो रही है। अगर अंदर है तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो गुजरती जा रही हैं, उस पर अपन को काउंटिंग मिलेगी। यहाँ पे बाहर है तो जितनी अंदर एंटर की उतनी बाहर निकल गई। इसलिए हम बाहर जो आवेश उपस्थित होता है, हमारे बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश उपस्थित होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करते, उसको हम काउंट नहीं करते। यही रीज़न है उसके पीछे ना। तो ये चित्र 1 हो गया, ये चित्र 2 हो गया। आप दोनों चित्र बना लीजिए साइड में ऐसे ही, फिर हम इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। जो आपने समझा है उसको भाषा के रूप में लिख लेते हैं। आप चाहें तो कैप्सूल बना करके लिख सकते हैं। कैप्सूल ऐसा है, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो पृष्ठ में प्रवेश करने वाली, तो पृष्ठ में प्रवेश करने वाली तो पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिन्हें अपन, अच्छा, प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक या धनात्मक? याद करो, बाहर निकलने वाली धनात्मक, अंदर आने वाली ऋणात्मक। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अर्थात ऋणात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स। यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणात्मक आगत फ्लक्स भी बोल सकते हो इसको, पूरा लैंग्वेज लिखें तो ऋणात्मक आगत फ्लक्स। बेटा मैं आपको 10 लाइनें लिखवाऊंगा तो आप एग्जाम में 2 लाइनें याद करके जाओगे, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा लाइनें लिखवानी पड़ती हैं, है ना? और जो 10 में 10 लिख के आ जाएगा वो तो पास, उसको तो एकदम टॉपर बन जाएगा, वो तो 100 आउट ऑफ 100। तो यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा पृष्ठ से बाहर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तथा पृष्ठ से बाहर जाने वाली
विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अच्छा, बाहर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कारण फ्लक्स कैसा होगा? धनात्मक निर्गत फ्लक्स, धनात्मक निर्गत फ्लक्स। हाँ, तो पृष्ठ से बाहर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक निर्गत फ्लक्स बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। अतः इस स्थिति में नेट फ्लक्स, रीना रवि, कितना आता है? 0 आता है। तो इस स्थिति में नेट फ्लक्स, इस स्थिति में नेट फ्लक्स 0 होता है। इस स्थिति में नेट फ्लक्स 0 होता है। और ये जो चीज मैं बोल रहा हूं कि नेट फ्लक्स 0 होता है, इसको चित्र 2 में अच्छे से समझाया गया है। ओके, फाइन। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि हम गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स केवल सतह के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है। लिखो, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अतः गाउसीय पृष्ठ से, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के भीतर, केवल पृष्ठ के भीतर उपस्थित, पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश पर निर्भर करता है। भीतर उपस्थित नेट आवेश पर निर्भर करता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। हाँ, जस्ट नोट इट डाउन। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी आपने कैप्सूल नंबर 1 को पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखें। चलो, सेकंड कैप्सूल देखिएगा। सेकंड कैप्सूल क्या है? एक आकृति ऐसी है, एक बंद पृष्ठ ऐसा 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 है। ये अलग अलग प्रकार के बंद पृष्ठ हैं। ठीक है, ये बंद पृष्ठ अलग तरह का है, 1, ये अलग तरह का है 2, ये अलग तरह का है 3, ये अलग तरह का है 4, ये अलग तरह का है 5।
सब में आवेश क्यू रखा हुआ है, इसमें भी आवेश क्यू रखा हुआ है, इसमें भी आवेश क्यू रखा हुआ है, इसके अंदर भी आवेश क्यू है, इसके अंदर भी आवेश क्यू है, इसके अंदर भी आवेश क्यू है। अगर अपन इन सब में फ्लक्स निकालने की कोशिश करें कि कितना कितना फ्लक्स आ रहा है इन सब के अंदर, तो हम चेक करें फ्लक्स एक बार। इसमें फ्लक्स कितना आएगा, अगर आप चेक करेंगे तो इसमें जो फ्लक्स होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम क्या बोलता है, फ्लक्स होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है, बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है। तो पहले वाले केस में सक्षम देखो, ये जो बंद पृष्ठ है इसके अंदर कितना आवेश है बेटा, इस बंद पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश है, तो आवेश हुआ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। श्रद्धा सही है। सेकेंड वाले फ्लक्स को देखें अपन, है ना, सेकेंड वाले को देखें तो सेकेंड वाले के अंदर जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड वाले में भी बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, सर वही तो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चौथे वाले में बंद पृष्ठ के ऊपर क्या आवेश है, सर वही तो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पांचवे के अंदर कितना है, सर वही तो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बेटा ये फ्लक्स इस बात पर निर्भर कर रहा है क्या कि आपने पीयूष जो गाउसीय पृष्ठ लिया है वो कैसा लिया है, क्या इस पर निर्भर कर रहा है। पहले बार में अपने गाउसीय पृष्ठ लिया था गोला, दूसरे में लिया अपने अंडाकार, तीसरे में कुछ ऐसा, क्या उस पर निर्भर कर रहा है, नहीं सर, कहाँ निर्भर कर रहा है, केवल आवेश अंदर कितना है विमल इस बात पर डिपेंड कर रहा है। इन सब में आवेश सेम है, देखो आप, तो आवेश सेम है तो फ्लक्स भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपने गोला लिया है या फिर ऐसा अंडा लिया है या फिर ऐसा कुछ बंद लिया है। आप ऐसा भी लेते ना, मान लो ये आवेश क्यू है, इसके आसपास आप ऐसा भी कोई बंद पृष्ठ लेते तो इससे भी फ्लक्स कितना होता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गाउसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर लवेश नहीं करता है ना। लिख लें इस बात को, डायग्राम बना लो आप अपने हिसाब से, जो सीखा है वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके आकार पर आकृति पर निर्भर नहीं करता है। गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है ना। जस्ट माइंड इट कि आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। ओके डन, डायग्राम बना लो अपने हिसाब से फटाफट। लॉजिक आप समझ गए, पॉइंट समझना है आपको मेन की, पॉइंट क्या है, कहना क्या चाहते हैं हम लोग यहाँ पे। दिव्यांशु तबीयत ठीक है आपकी, फीलिंग गुड, फैजान समझ में आ रहा है, ओके चलिए अगला पॉइंट देखें, नेक्स्ट कैप्सूल देखें। गाउसीय पृष्ठ वही है, ठीक है, ऐसे ऐसे सेम गाउसीय पृष्ठ है, गोला 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 सेम गाउसीय पृष्ठ है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम एक बार बेटा आवेश को रख रहे हैं केंद्र पर, ठीक है, एक बार आवेश को रख रहे हैं थोड़ा साइड में और एक बार रख रहे हैं बिल्कुल साइड में ऐसे। इन तीनों परिस्थितियों में अंश अपन कोशिश करेंगे फ्लक्स निकालने की। तो ये पहली परिस्थिति है, तो इसमें फ्लक्स कैसे लिखेंगे आप सोचिए अपने दिमाग में। ये दूसरी परिस्थिति है, इसमें आप फ्लक्स कैसे लिखेंगे। ये तीसरी परिस्थिति है, इसमें आप फ्लक्स कैसे लिखेंगे। फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब होता है शिल्पा कि आपके पास जो आवेश है
वो कितना है। अब है, कभी भी इस बात से मतलब नहीं था कि वो आवेश कहां पर है। अगर मैं आपसे बोलूं इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो आप क्या बताओगे, क्यू। तो फ्लक्स कैसे लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो भी आप बोलेंगे क्यू। तो कितना होगा फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपको बोलूं इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो भी आप क्या बोलेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इस बात पे डिपेंड करता है क्या विश्वजीत, कि फ्लक्स, क्या इस बात पर डिपेंड करता है क्या कि अपन ने आवेश को कहाँ रखा हुआ है। अपन गाउसीय पृष्ठ में आवेश की स्थिति को बदल सकते हैं, कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो होना गाउसीय पृष्ठ के अंदर चाहिए। अगर वो गाउसीय पृष्ठ से बाहर निकल गया तो फिर अपन उसको काउंट नहीं करेंगे, अंदर वो कहीं भी बैठा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वंशिका ना तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आकृति कैसी है आपकी गाउसी पृष्ठ की, ना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने आवेश को कहाँ पे रखा है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पे बेस एक एक नंबर के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, आपके कंसेप्ट एकदम मक्खन होने चाहिए। राइट, चलिए डायग्राम बनाएंगे फटाफट से, फिर वी विल राइट द कॉन्सेप्ट। गाउसी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स गाउसी सतह के अंदर के आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। गाउसी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, गाउसीय सतह से गुजरने वाला फ्लक्स गाउसीय सतह के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है ना। गाउसी सतह के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। हाँ जी, बालक बालिकाओं, ठीक है यहाँ तक जीवन बढ़िया है। अच्छा, एक बात और, आपको पता है गाउस का व्युत्क्रम नियम क्या कहलाता है। अगर एग्जाम में एकदम दिमाग में आ जाए कि गाउस का व्युत्क्रम नियम या कोई भी व्युत्क्रम नियम क्या होता है, जैसे कूलाम नियम एक व्युत्क्रम नियम है। व्युत्क्रम नियम समझना ध्यान से, ठीक है, अच्छे से एक्टिव हो थोड़ा सा। अब है अंश, ठीक है, अंश को नींद आ रही है, कोई बात नहीं, रात को लेट सोए थे पक्का, ओके, स्ट्रेच कर लो खुद को ऐसे अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो दो होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। जैसे ए बी के अगर अनुक्रमानुपाती है तो ऐसा दिखेगा बेटा, ए अनुक्रमानुपाती बी, और व्युत्क्रमानुपाती है तो ए 1/b होगा। तो आपको पता है कूलाम का नियम व्युत्क्रम नियम है, क्यों, क्योंकि वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। फॉर्मूला याद करो, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो एफ आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है ना, ऐसा। हाँ, तो गाउस का नियम वहीं लगता है, आप गाउस का नियम हर जगह नहीं लगा सकते। गाउस का नियम आप वहीं लगा सकते हो जहां पे कूलाम के व्युत्क्रम नियम की पालना हो रही है। मतलब जहां कूलाम के नियम की पालना हो रही है उस जगह पे आप गाउस का नियम लगा सकते हो, ठीक है। जहां कूलाम के नियम की पालना नहीं हो रही है वहां आप गाउस के नियम को नहीं लगा सकते। डन, लिख लें, एक पॉइंट है ऐसे ही, मतलब तो ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं लिखवा रहा हूँ, इनके सवाल वाल कुछ बन जाए कभी जीवन में तो आपको पता होना चाहिए। गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जहां
गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जहां कूलाम के व्युत्क्रम नियम की पालना होती है। जहां कूलाम के व्युत्क्रम नियम की जहां कूलाम के व्युत्क्रम नियम की पालना होती है। जहां कूलाम के व्युत्क्रम नियम की पालना होती है, मतलब एफ आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वहीं पर केवल ये नियम लगता है, ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ, एक बात और, गाउस का नियम बेटा आप निर्वात के लिए भी लगा सकते हैं और गाउस का नियम आप माध्यम के लिए भी लगा सकते हैं, दोनों के लिए आप गाउस का नियम लगा सकते हैं। तो गाउस का नियम निर्वात एवं माध्यम दोनों पर लागू होता है। अलीशा, ये बात भी याद रखनी है कि गाउस का नियम निर्वात और माध्यम दोनों पर लागू होता है। तो गाउस का नियम निर्वात एवं माध्यम दोनों पर लागू होता है। दोनों पर लागू होता है। जस्ट नोट इट डाउन। डन, ठीक है, बढ़िया। तो गाउस के नियम का मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया है। अब समय आ गया है बेटा कि अब हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ें। तो गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है ना, अब है हमेशा उससे एक सवाल बोर्ड के अंदर आता ही आता है। तो ये मान के चलना कि अब जो 4-5 टॉपिक आप पढ़ने वाले हो उनमें से कोई एक टॉपिक आएगा। अगर हमें क्लास के बीच में रात की नींद परेशान कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ कुछ आइडिया देता हूँ। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि कक्षा में आप नहा करके आएँ सुबह सुबह ठंडे पानी से, भयंकर चिल्ड पानी से, है ना। आप चाहें तो रात को पानी भर करके बाथरूम में रख सकते हैं, तो रात भर वो ठंडा हो जाएगा। या मटकी का पानी है उससे नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी से डांट पड़ सकती है हालांकि ऐसा करने पर। तुम ये मत बोलना कि आशीष सर ने बोला था इसलिए कर रहे हैं। तो ठंडे पानी से नहाना है कैसे भी करके। ठंडे पानी से नहाने से क्या होता है, हमारी बॉडी की मसल्स वगैरह सब एकदम एक्टिव हो जाती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी वाटर बोतल साथ में लेके बैठें, पानी पीते रहें बीच बीच में। ये भी एक अच्छी हैबिट है, इससे भी आपकी नींद भगेगी। और ऐसा अगर लगातार निरंतर करते रहेंगे तो धीरे 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 आप ये मान के चलना कि आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर इट विल टेक टाइम, आदत बनने में समय लगता है। 21 दिन भी नहीं हुए, अभी अपन को दूसरा हफ्ता चल रहा है। तो जब तक आपको कोई भी आदत अच्छे से बनने में 40 दिन का समय लगता है, और आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलेगा 21 डेज के बाद में। तो 21 दिनों बाद में आपको नींद आना बंद हो जाएगी, है ना। तो चलेगा। अच्छा, अब हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, अपने आप को एकदम अलर्ट कर लो। पानी पीना है पानी पी लो। अगले 40-50 मिनट आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो आप आज सीखोगे वैसे ही सेम डेरिवेशन है आने वाले 4 डेरिवेशन, बिल्कुल सेम है। तो जो अपन सीखने वाले हैं वो एज इट इज कंटिन्यू करने वाला है लास्ट तक। ठीक है, चलो लिखो। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, सुनना ध्यान से। आपने एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। जिन बच्चों के पास ग्रंथशाला है, एक बार मैं पेज नंबर बता देता हूं कि किस पेज नंबर की बात हो रही है, सो दैट आप कनेक्ट कर सको। पेज नंबर 1.43। मैं टॉपिक अपने हिसाब से आगे पीछे करता रहता हूँ,
तो इसमें बीच बीच में आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे, जैसे सतत आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, कुछ कुछ सवाल आपको मिलेंगे, है ना, घन के सवाल हो गए और ये सब। तो ये मैंने प्लान किया है गाउस के नियम के बाद कराने के लिए। तो ऐसे नहीं सोचना है कि सर ये टॉपिक स्किप हो गया, कुछ भी स्किप नहीं होता है। मैं अपने हिसाब से हर साल चीज़ें आगे पीछे करता रहता हूँ क्लास के अंदर पढ़ाते वक्त। तो वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको निश्चिंत रहना है उस चीज़ को लेकर ना। ये नहीं सोचना सर ये छूट गया, फिर बच्चे मुझे टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, सर वो आपने टॉपिक पढ़ा दिया, पीछे वो रह गया। अच्छा, तो 14 साल पढ़ाने के बाद मुझे याद रहता है कौन सा टॉपिक छूटा है, कौन सा रहा है। हाँ, ये है कि सीक्वेंस में अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। वो बच्चों के हिसाब से होता है, कभी मन के हिसाब से होता है, बट चीज़ें सारी होती हैं। ठीक है, चलो। विद्युत फ्लक्स के लिए आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं बेटा। पहला फॉर्मूला आपने विद्युत फ्लक्स के लिए पढ़ा है कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। क्या आपको याद है, ई डॉट डी ए भी बोल सकते हो, कि अगर एक बहुत बड़ा बंद पृष्ठ है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, उसके छोटे से अल्पांश मान लेते हैं वो डी ए है, उस छोटे से अल्पांश का हम क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। मान लो उस स्थिति पर, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ऐसे आ रहा है, तो वो जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके साथ में मान लो थीटा कोण बना रहा है, तो हम फिर ऐसे केस में डी फाई लिखते हैं। डी फाई कैसे लिखते हैं, ई डॉट डी ए, और उस डी फाई का समाकलन करके हमको फाई मिलता है। हाथ ऊपर करेंगे, कितने बच्चों को याद आ गया है कि हाँ सर ऐसा कुछ आपने पढ़ाया था फ्लक्स वाले टॉपिक में। वेरी गुड। तो यहाँ से आप फ्लक्स निकाल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई से। अभी अभी एक बंद पृष्ठ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बंद पृष्ठ की बात कर रहा हूँ। अगर आप बंद पृष्ठ से फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो बंद पृष्ठ से फ्लक्स निकालने का एक तरीका तो वह ये वाला। ये तरीका कहाँ से आया, ये तरीका आया परिभाषा से। जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है वहां से ये तरीका निकल करके आया। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई मेथड और है बेटा, सोचो। हाँ सर, अभी अभी सीखा ना, अगर कोई बंद पृष्ठ है तो गाउस के नियम से भी आप फ्लक्स निकाल सकते हो। बंद पृष्ठ है तो आप गाउस के नियम से भी फ्लक्स निकाल सकते हो। गाउस के नियम से फ्लक्स कैसे निकलता है, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे निकलता है। गाउस के नियम से फ्लक्स ऐसे निकलता है, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेलो, एग्री। अब इसमें एक बात बताओ, इसी सतह से फ्लक्स लिखा है आपने परिभाषा से, इसी सतह से फ्लक्स लिखा है आपने गाउस के नियम से, तो दोनों फाई तो आपस में बराबर होने चाहिए ना। भाई एक फाई में निकाल रहा हूँ परिभाषा से, एक फाई अपन निकाल रहे हैं गाउस के नियम से, है तो वही सतह, उसी सतह के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो फाई सेम होना चाहिए। अगर हम दोनों फाई को आपस में बराबर कर दें, और होने भी चाहिए, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों बराबर हैं। तो अगर दोनों सेम हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम यहां से इन दोनों को बराबर करके ई का मान निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। यही करने वाले हैं अपन अगले 4 डेरिवेशंस के अंदर। हम अलग अलग प्रकार के आवेशित वस्तुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे उनसे कुछ दूरी पर। और तरीका क्या यूज करेंगे, हम एक गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे, सुन लो करके दिखाऊंगा मैं आपको अभी। हम एक गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है रौनक। उस गाउसीय पृष्ठ से, नींद आ गई थी, अलर्ट हो जाओ, पानी पी लो। हम एक गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे, उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश रखेंगे, आवेश उपस्थित होगा। उस गाउसीय पृष्ठ से एक बार परिभाषा से अपन फ्लक्स लिखेंगे, एक बार अपन गाउस के नियम से लिखेंगे, फिर दोनों को बराबर करेंगे, यहां से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। फाइन, कॉपी कर लो, ये स्ट्रेटजी है। फिर फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये जस्ट एक स्ट्रेटजी, हम इसे बराबर करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। यहां से फिर अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ये वाला। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी, कॉपी कर लो। ऐसे 4 डेरिवेशन अपन आज करने वाले हैं, आज नहीं मतलब एक एक करके करेंगे। योगेश ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको, ओके। नींद भगाने का एक तरीका और होता है, क्लास में नोट्स बनाते रहें साथ साथ। दर्शन करने से कुछ नहीं होगा, दर्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा आपको, नींद आ जाएगी। तो अगर अब ढंग से पढ़ना है तो नोट्स बनाते हुए चलें,
रफ राइटिंग में लिखें, भले लिखें। और अमर जो है, दोनों बच्चे एक दूसरे का ध्यान रखें, कोई सो ना जाए। वैसे आप दोनों एक्टिव हो, अच्छी बात है। सत्यम वाला भी एक ग्रुप है, गुड। चलिए आगे बढ़े। हेडिंग लगाएंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आज हम पहला अनुप्रयोग डिस्कस कर रहे हैं। लिखिए, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। आवेशित चालक गोले के कारण आवेशित चालक गोले के कारण आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। विद्युत क्षेत्र की गणना। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोला। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा जी, करें, लगाएं दिमाग। हमारे पास मान लेते हैं एक चालक गोला है। गोला समझते हो? गोला और वृत्त में फर्क सबको समझ में आता है। वृत्त का मतलब होता है चूड़ी और गोले का मतलब होता है गेंद। तो गेंद जैसे एक 3D फिगर है और चूड़ी एक 2D है। 2D मतलब उसके लिए दो एक्सिस बना हुआ, आप पेपर के ऊपर आप चूड़ी को रख सकते हो। पर जब आप चूड़ी को, गेंद को पेपर के ऊपर रखोगे तो पेपर के अलावा भी एक वीमा आपको चाहिए होगी एक्स्ट्रा गेंद को समझने के लिए, है ना सक्षम? तो गोला क्या होता है? गोला गेंद की तरह है और चूड़ी 2D की तरह है, वृत्त की तरह है। अच्छा, तो ये गोला है, चालक गोला है आपके पास। मान लेते हैं ये जो चालक गोला है इसकी त्रिज्या r है, तो ये कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला है। कहानी ऐसी है कि कैपिटल R त्रिज्या का अगर कोई चालक गोला है, चालक गोले का मतलब एल्यूमिनियम का बना हो सकता है, कॉपर का बना हो सकता है, लोहे का बना हो सकता है। चालक आपको पता है बहुत सारे होते हैं। चालक का गुण होता है कि अगर हम चालक को कोई भी आवेश देंगे ना, तो वो आवेश हमेशा उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अगेन आई एम सेइंग, बात ध्यान से सुनना। चालक का एक गुण होता है, चालक अचालक में यही तो फर्क है। चालक का गुण ये होता है कि चालक को आप जो भी आवेश दोगे वो हमेशा उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, मतलब उसकी बाहरी सतह पर बराबर रूप से फैल जाएगा। तो इस चालक को अगर आपने कोई आवेश दिया तो वो आवेश इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो मान लेते हैं मैंने इसको Q आवेश दिया और ये Q आवेश इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल गया। अब इस चालक गोले के कारण अलग अलग स्थितियों पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है कि इस गोले के बाहर इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, इस गोले की सतह पे अर्पित विद्युत क्षेत्र कितना है, इस गोले की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, इसकी हम लोगों को गणना करनी है। टॉपिक समझ में आ गया है आपको? थोड़ा बहुत लिखते हैं टॉपिक की प्रस्तावना, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, माना एक R त्रिज्या के चालक गोले को, माना एग्जाम में आपको ऐसे लिख के आना है, 4 नंबर का सवाल आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा ये, और बोर्ड में 100% इन 4 टॉपिक में से एक सवाल आएगा ही आएगा। तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस सवाल को छोड़ के जाए। तो अच्छे से
इन टॉपिक्स को सीखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही लिख के आना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या के गोले को कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है, यह आवेश प्लस क्यू, यह आवेश प्लस क्यू गोले की बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह आवेश प्लस क्यू गोले की बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है, क्योंकि यह चालक का गुण है, क्योंकि यह चालक का गुण है, क्योंकि यह चालक का गुण है। चालक का गुण ये होता है कि वो एक समान रूप से वितरित कर देगा उसको चारों तरफ, है ना। अब हमें इस चालक आवेशित गोले के कारण निम्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब हमें अब हमें हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अभी आपको जो समय मिल रहा है वो बहुत काम का है, क्योंकि बाद में इतना बड़ा चैप्टर जो है ना, इसको भी रफ्तार बैच के अंदर एक या दो तीन लेक्चर्स में कराया जाता है। तो अभी जो आपके पास एडवांटेज है वो टाइम का है, तो टाइम को अच्छे से यूज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है, ढंग से पढ़ना है अलर्ट रह करके, ताकि रफ्तार के टाइम पे आपको रिवीजन करना पड़े, टॉपिक ना पढ़ना पड़े, ऐसा करना है। ठीक है, चलो तो अब केस नंबर 1 देखते हैं, कहाँ कहाँ हमें गणना करनी है उसका केस नंबर 1 हम ले रहे हैं। केस नंबर 1 होगा गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर, गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर तो बाहर स्थित बिंदु P पर चेक करते हैं। गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर चेक करते हैं। ओके, सी, ये आपके पास एक गोला है, इस गोले पर आवेश जो आपने दिया वो एक समान रूप से वितरित है, ऐसे। अब आपने क्या किया, इस गोले से, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, अपन छोटा करते हैं इसको, और छोटा कर सकते हैं, अब ठीक है।
इस गोले से स्मॉल आर दूरी पर बाहर आपने एक पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट P पर आपको गणना करनी है विद्युत क्षेत्र की। पहली बात, यह आपके गोले से बाहर स्थित है। अगर मैं गोले की त्रिज्या को कैपिटल R कहता हूं, तो ये जो दूरी है, ये दूरी कैपिटल R से ज़्यादा है, बाहर की तरफ स्थित है। अब आप समझ लीजिए कैसे करेंगे अच्छे से, फिर हम डिस्कस करते हैं, लिख लेंगे बाद में, समझ लो पहले अच्छे से। हमें क्या करना होगा, माना हमें इस गोले के बाहर स्थित एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको एक गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। अब सुनना, लिखना बंद कर दो, सुनो। अब हम एक गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे इसके चारों तरफ। तो इसके चारों तरफ एक गाउसीय पृष्ठ कैसा बनाएंगे? देखो, गाउसीय पृष्ठ आप कैसा भी बनाओ इस बात पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ना। गाउसीय पृष्ठ की आकृति आप चाहो जो ले सकते हो, फ्लक्स सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे कोई आकृति ले रहा हूँ, आप उसके अलावा भी कोई आकृति ले सकते हो, पर यहाँ मैं वैसी आकृति लूंगा जो जिसके बारे में मुझे पता हो। जैसे गोला, गोले के बारे में मुझे पता होता है कि गोले का क्षेत्रफल होता है आपका 4πr², गोले का आयतन होता है 4/3πr³। तो हम ऐसा कुछ लेते हैं इसके बारे में हमें आइडिया हो। तो हमने एक गोला ले लिया गाउसीय पृष्ठ के रूप में, ये हमने एक गाउसीय पृष्ठ बना लिया। और गाउसीय पृष्ठ भी कैसा? हमने एक ऐसा गाउसीय पृष्ठ बनाया जो गाउसीय पृष्ठ इस पॉइंट P से गुजर रहा है। तो ये हमने एक गाउसीय पृष्ठ बनाया। इधर लिखते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये बताओ, गाउसी पृष्ठ भी एक गोले के रूप में, इस गाउसी पृष्ठ का मैंने छोटा सा एक अल्पांश लिया, छोटा सा अल्पांश, जिस छोटे से अल्पांश को मैं dA कह सकता हूं। इस dA छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश आरिफ कहां पे आएगा? इसका क्षेत्रफल सदिश कहां पे आएगा? सोचो, ये जो आपका गाउसी पृष्ठ है, इस गाउसी पृष्ठ का अपन एक छोटा सा अल्पांश लिया है, इस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा? सुप्रीत, सुप्रीत, अब है गोला ऐसा है, इसका छोटा सा अल्पांश है, क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत ऐसे आएगा। तो यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ होगा आपका dA वेक्टर। सही है? अच्छा, ये सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है या प्लस की तरफ होता है? पढ़ रखा है आपने? विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है करंट, तो प्लस से दूर विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो विद्युत क्षेत्र और जो आपका dA वेक्टर है, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम छोटा सा फ्लक्स लिखेंगे d फाई, तो कैसे लिखेंगे? E dA cos 0 डिग्री। तो ये चाहिए था हमें, छोटा सा अल्पांश, उसके कारण कहां पे आपका क्षेत्रफल सदिश आ रहा है, विद्युत क्षेत्र कैसे आ रहा है, बस दैट्स इट। अब डायग्राम बनाओ, थोड़ी लैंग्वेज भी लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, मैं चिंता मत करो। पहली बार आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो, टाइम से पढ़ो, टाइम लेकर के पढ़ो। तो चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर, चालक गोले के बाहर स्थित, चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गणना करने के लिए एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ
एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ पर बिंदु P सम्मिलित किया है। इस गाउसीय पृष्ठ पर इस गाउसीय पृष्ठ पर बिंदु P सम्मिलित किया है। इस गाउसीय पृष्ठ पर बिंदु P सम्मिलित किया है। पृष्ठ S से, इसको पृष्ठ S बोल सकते हैं अपन ना, गाउसीय पृष्ठ S बोल रहे हैं इसको। पृष्ठ S से पारित फ्लक्स की गणना करने के लिए पृष्ठ S से पारित फ्लक्स की गणना करने के लिए एक अल्पांश डीए पर विचार करते हैं। गणना करने के लिए एक अल्पांश डीए पर विचार करते हैं। ये अपने डीए पे विचार कर लिया, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको। ऐसे लैंग्वेज लिखनी होती है एग्जाम में, मतलब मैं आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखना भी सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में लैंग्वेज कैसे लिखनी है। ठीक है गोलू कुमार, बढ़िया यहाँ तक? ओके ग्रेट। अच्छा 7 बज गई ना, अब तुम लोगों की नींद जग जाएगी। 7 बजे, जैसे 7 बजे का समय पास आता है तुम लोगों की नींद, अब तुम्हें लगता है कि अब शरीर को लगता है कि आप ये इंसान सोने देगा नहीं, जग ही लेते हैं अच्छे से ना। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अपन फ्लक्स को दो तरीके से लिखने वाले हैं, एक अपन परिभाषा से लिखेंगे, एक अपन गाउस के नियम से लिखेंगे। चलो देखते हैं। तो परिभाषा से अल्पांश डीए से पारित फ्लक्स, अल्पांश डीए से पारित फ्लक्स कैसे लिखोगे? डी डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, चलेगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इसके स्टेप पूरे देखने, पूरे स्टेप कर लेते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, स्टेप पूरे लिख सकते हो आप। डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ई डॉट डी ए, ऐसे। उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ई डी ए कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो डी फाई बराबर क्या आ जाएगा? ई डी ए, ऐसे। तो ये आपने अल्पांश के कारण फ्लक्स जो है आप उसको ऐसे लिख सकते हो। जो छोटा सा हिस्सा आपने लिया है, छोटा सा अल्पांश लिया है, उसके कारण फ्लक्स आप ऐसे लिख पाएंगे। अब आपको संपूर्ण एस सतह के कारण अगर फ्लक्स चाहिए, तो संपूर्ण एस सतह के कारण फ्लक्स संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ एस से पारित फ्लक्स
तो संपूर्ण गाउसी सतह S से पारित फ्लक्स कैसे लिखेंगे अपन? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, टोटल फाई चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी फाई का, इंटीग्रेशन होगा ई डी ए का संपूर्ण सतह के लिए। मैंने बताया था आपको, शायद नहीं बताया तो सुनो। अगर इंटीग्रेशन है और उसके ऊपर ऐसे गोला लगा हुआ है तो इसका मतलब वो संपूर्ण सतह के लिए है। अगर इंटीग्रेशन है और ऐसे गोला लगा हुआ है मतलब वो संपूर्ण सतह के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण सतह के लिए अपन ऐसा गोला लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए आप लिख भी सकते हो नीचे बंद पृष्ठ, ऐसे लिख दो, चलो बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ के लिए ऐसा गोला लगता है। अच्छा ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए बंद पृष्ठ। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या तुम्हें इंटीग्रेशन का मतलब पता है? क्या तुम्हें इंटीग्रेशन का सेंस पता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन में हम लोग जोड़ते हैं, जो चीज़ उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन डी ए हो रहा है तो डी ए वास्तव में क्या है बेटा? डी ए इस पूरे गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका एक छोटा सा अंश है। हेलो, डी ए क्या है? जो आपका पूरा क्षेत्रफल है, जो पूरा का पूरा गोलीय पृष्ठ है, उस गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पांश है। अगर मैं ऐसे छोटे 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 डीए को जोड़ता चला जाऊं तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा? पूरे गोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हेलो प्रियांशु, आलोक, अनिकेत, अमृता, प्रधान, क्लियर हो रही है मेरी बात? साहिल, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो आपका गोला है, इस गोले का एक छोटा सा हिस्सा है डीए। अगर अपन ऐसे छोटे छोटे डीए का पूरा का समाकलन करें तो हमें कंप्लीट गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो सकता है। राइट है, क्लियर है? हाथों पर करेंगे, वेरी गुड। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये क्या है? ये है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। गाउसीय पृष्ठ कौन है? यहाँ पे गोला है, तो ये हो जाएगा गोले का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, गोले का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं? 4 पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? देखो, गाउसीय पृष्ठ एक स्मॉल आर गोले, स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है, तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या अगर स्मॉल आर है तो उसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से आप क्या लिख पाएंगे? फाई बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सेट इक्वेशन नंबर 1। ये अपन ने परिभाषा से फ्लक्स लिख लिया है, कॉपी कर लो यहां तक। ये अपन ने परिभाषा से फ्लक्स लिख लिया है। ये परिभाषा से फ्लक्स लिखा जा चुका है। अब फ्लक्स किससे लिखेंगे? परिभाषा से अपन ने फ्लक्स लिख दिया है, तो अब हम फ्लक्स किससे लिखेंगे? गाउस के नियम से। चलो अब लिखें, अब गाउसीय पृष्ठ एस से पारित फ्लक्स गाउस के नियम से। अब पृष्ठ, बंद पृष्ठ, बंद गाउसीय पृष्ठ एस से पारित फ्लक्स गाउस के नियम से। अच्छा जी, तो क्या आप समझ सकते हैं कि गाउस के नियम से कैसे लिखा जा सकता है? तो गाउस के नियम से फ्लक्स फाई कैसे लिखा जाएगा? गाउस के नियम से ऐसे लिखा जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होगा? पृष्ठ एस या गाउसीय पृष्ठ एस में परिबद्ध नेट आवेश
सिग्मा क्यू क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ S में परिबद्ध, अंदर कितना कुल आवेश है, परिबद्ध नेट आवेश। अच्छा, चेक करके बताओ ये कितना होगा, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा हुआ है, चेक करो, आ जाओ चेक करते हैं मिल करके। ये आपका गाउसीय पृष्ठ है पूरा, ये पूरा आपका गाउसीय पृष्ठ है। इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, सर इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर तो ये गोला रखा हुआ है, और इस गोले के ऊपर कितना आवेश है, कैपिटल क्यू। तो जो आपका गाउसीय पृष्ठ है, उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर पूरा गोला है, पूर्णमैन हृदय, क्लियर। उस गोले के ऊपर कितना आवेश है बेटा, उस पूरे गोले के ऊपर क्यू आवेश है। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना हुआ, क्यू हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश है वो क्यू है। तो यहां से फ्लक्स कितना आ गया, 5 कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने बताया था ना, एक बार मैं फ्लक्स निकालूंगा किससे, परिभाषा से, एक बार मैं फ्लक्स निकालूंगा किससे, गाउस के नियम से, दोनों को बराबर करूंगा और दोनों को बराबर करके हम क्या निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र। विनीत देखो इधर, फटाफट हो जाएगा ये काम। अब तो अब समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से आप क्या बोल सकते हैं कि E इंटू 4πr² बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों फ्लक्स ही तो हैं, तो E बराबर आ गया Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। आपको पता है ना 1/4π एप्सिलॉन नॉट को अपन K लिख सकते हैं, तो ये हो गया KQ अपॉन r²। ये आ गया बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र, बाहर स्थित बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ऐसे आ गया। तो जो सीखा था उसको अप्लाई कर दिया, बस कॉपी करो। अब हम देखेंगे दूसरा केस, ये तो अभी अपन ने बाहर निकाला है, अब हम सतह पे निकालेंगे, फिर सतह के अंदर निकालेंगे। ये बाहर स्थित बिंदु पर आपने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया है, इसको आप समीकरण 3 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम केस 2 ले रहे हैं। केस 1 में अपन ने क्या किया था बेटा, सतह के बाहर, ये सतह थी, सतह के बाहर स्थित एक बिंदु पे देखा था। अब हम सतह पर स्थित बिंदु पर देखेंगे, सतह पर स्थित बिंदु पर सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना। तो सतह पर स्थित किसी बिंदु के लिए चेक करते हैं, आ जाओ फटाफट। ये सतह है, सतह पर आपने बिंदु P ले लिया। अब समझना, अगर आपका P सतह पे पहुंच गया, हेलो ध्यान देंगे, अगर आपका P सतह पे पहुंच गया तो स्मॉल r और कैपिटल R तो बराबर हो जाएंगे। केंद्र से बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r है। अगर आपका पॉइंट सतह पे पहुंच गया दिनकर, तो क्या होगा, अगर पॉइंट योगेश सतह पे पहुंच जाता है तो जो स्मॉल r है, जो दूरी है केंद्र से, वो किसके बराबर हो जाएगी, वृत्त की, गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो अगर सतह पे हम आ जाते हैं तो सतह पर आने पर क्या होगा, इस स्थिति में, इस स्थिति में स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो इस स्थिति में स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। जस्ट रेज योर हैंड्स, ठीक है, यहां तक तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 में, समीकरण 3 में स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R रख दो। तो समीकरण 3 में ये रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र सतह पर कितना आ जाएगा, आपको बस इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखना है, तो KQ अपॉन कैपिटल R²।
ठीक है, अब 1 मिनट लिखना बंद करो, मेरी बात सुनो। नहीं सर हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो पूरा तरीके से करना है। तो तुम पूरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, मैं सिखाता हूँ। अलर्ट हो जाओ, नींद आ रही है थोड़ा सा अपने आप को झड़क लो, एकदम से एक्टिव हो जाओ। परफेक्ट। ठीक है, जस्ट शेक योर सेल्फ एंड बी एक्टिव। सुनो ध्यान से, एग्जाम में ऐसे ही करके आना है, तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें पूरे तरीके से करना है तो तुम यहाँ पे गाउसीय प्रश्न बनाओगे, ये बनेगा गाउसीय प्रश्न। इस गाउसीय प्रश्न का छोटा सा अल्पांश लोगे, अल्पांश का डी ए वैक्टर इस तरफ आएगा, ई इस तरफ आएगा, एंगल वही होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। बस जब तुम ई बराबर लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, वापस करते हैं, जब आप फाई बराबर लिखोगे छोटा सा फाई ई इंटू डी ए, फिर क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे। तो जब तुम फाई बराबर नेट इंटीग्रेशन करने जाओगे तो तुम ई को बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का होगा। जब डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो डी ए क्या होगा, इस गोले का क्षेत्रफल होगा। इस बार इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल आर के बराबर। तो जहां तुम्हारे पहले 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा था, इस बार कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। देखो सेम डेरिवेशन रहेगा, बस यहाँ पे जब तुमने इंटीग्रेशन ऑफ डी ए लिखा, अगर सतह के ऊपर तुम हो और गाउसी प्लस तुम्हारा ये है, तो यहाँ जब तुम क्षेत्रफल लिखोगे तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। हेलो, कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। गाउस के नियम से लिखने जाओगे तो गाउस के नियम से क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप ऐसे गाउसीय पृष्ठ बनाओगे तो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर वही तो आवेश हुआ जो सतह के ऊपर है, कितना, प्लस क्यू। तो आवेश भी आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेरिवेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, बस स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, बस हम यहाँ पे जो गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि सतह से जस्ट थोड़ा सा बाहर, हल्का सा बाहर, ताकि गोले के अंदर का आवेश उसमें आ सके। दैट्स इट। तो इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होती, वापस से आप सिंपल के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, चलता है। अच्छा, अब केस थर्ड लेंगे, यहाँ तक कॉपी कर लो किसी को करना है तो। फिर हम केस थर्ड लेने जा रहे हैं। अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना। अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना। देखे बेटा, अच्छा जी, अंदर स्थित बिंदु के लिए चेक करते हैं। अगर आपका बिंदु अंदर कहीं स्थित है, जैसे मान लो यहां है, सारा आवेश बाहर है, ये बिंदु P बेटा अंदर स्थित है, ध्यान देंगे। अगर अंदर कोई पॉइंट P स्थित है, आपका तरीका क्या है करने का। अब देखो इस बार क्या हो रहा है, ये त्रिज्या है कैपिटल आर, बिंदु P की दूरी है स्मॉल आर। इस बार स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, क्या है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है। ओके, चलो देखो, अगर अपन यहां पर एक गाउसीय पृष्ठ बनाए इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, ये गाउसीय पृष्ठ हो गया। आप ये बताओ, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर, ये गाउसीय पृष्ठ आपने बनाया है S, यहां गाउसीय पृष्ठ S से S में परिबद्ध आवेश कितना है, बताओ। गाउसीय पृष्ठ S में परिबद्ध आवेश कितना है यहां पर। इस स्थिति में बनाए गए गाउसीय पृष्ठ बिंदु P को लेकर एक गाउसीय पृष्ठ अंदर, एक गाउसीय पृष्ठ S बनाते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ S लेते हैं, और किस रूप में है, गोले के रूप में है। हाँ, कितना आवेश है इसके अंदर, इस गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश है,
सत्यम, इस गाउसी प्रश्न में कितना आवेश है? हेलो। इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर तुम्हें कितना आवेश दिख रहा है? इस गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश दिख रहा है अंदर? और एक काम करेंगे, जिनको आ गया है वो हैंड रेस करेंगे। हैंड रेस का मतलब हाथ ऊपर नहीं करना है, आपके पास हाथ ऊपर करने का ऑप्शन है रिएक्शंस में जाकर के, वहां हैंड रेस करना है। हाल का शून्य होगा। वेरी गुड। देखो, जो भी आप म्यूट कर लो खुद को, ये गाउसीय पृष्ठ है आपका, जो भी आवेश है इस गाउसीय पृष्ठ के बाहर है। मैंने क्या बोला, एक गोले को आप जो भी आवेश देते हो वो उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, तो अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं फैजान, निरंजन, अंदर कोई आवेश है ही नहीं कार्तिकेय। अगर अंदर कोई आवेश है ही नहीं तो सिग्मा क्यू कितना हो गया? जीरो हो गया। अगर अंदर कोई आवेश नहीं है तो ये हो जाएगा जीरो। परिबद्ध आवेश अगर जीरो हो गया तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू जीरो है तो ये भी जीरो हो गया। अब परिभाषा से, परिभाषा से आप लिखोगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। भाई गाउस के नियम से फ्लक्स जीरो आया है तो परिभाषा वाले फ्लक्स को भी जीरो ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप चालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर अगर खड़े हो तो वहां पे आयुष आपका विद्युत फ्लक्स जो है वो जीरो होता है, क्योंकि आवेश जीरो होता है। आवेश जीरो, विद्युत फ्लक्स जीरो, विद्युत फ्लक्स जीरो, तो ई भी जीरो। ठीक है, क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड्स। छोटी सी बात थी। ओके, परफेक्ट। चलिए लिख लीजिए। तो आपने तीनों जगह निकाल लिया। बाहर कितना होगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सतह पे कितना होगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर कितना होगा? जीरो होगा। सत्यम के ग्रुप में जो तीनों बच्चे हैं बातचीत ना करें, बैठ करके शांति से पढ़ाई करें, ठीक है? ओके देन, तो फिर आप क्वांटम लेक्चर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, आप जाकर के नॉर्मल लेक्चर अटेंड कीजिए। यहाँ बैठने वाले बच्चे एकदम सिंसियर चाहिए। अगर बातचीत करनी है तो आराम से नॉर्मल लेक्चर में जाओ, वहाँ लाइव अटेंड करो, मस्त बातें करो। ये फर्स्ट टॉपिक है, पहली बार आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हो, समय लगेगा। ऐसे 4 डेरिवेशन करने हैं आपको, पहले बार में समझ में आना थोड़ी दिक्कत होती है। आप अभी स्टेप देखते जाओ सर कैसे कर रहे हैं, और फिर बाद में इस पोर्शन को डबल एक्स स्पीड पे वापस रिवाइज करना। और आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि इस पूरे डेरिवेशन को खुद से बिना देखे भी आपको करना है। कल आते ही मैं आपका रजिस्टर चेक करूंगा कि आपने बिना देखे किया या नहीं किया, तब आपको समझ में आएगा। और अभी ऐसे मैं 4-5 डेरिवेशन कराऊंगा सेम सेम, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे वो बॉन्ट गुणांक वाले क्वेश्चंस में नहीं हो रहा था, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो रही थी फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ में आप कंफर्टेबल हो गए थे, वैसे ही इसके अंदर होगा। पहली बार में अजीब लगेगा, दूसरी तीसरी बार सेम डेरिवेशन करोगे तो मज़ा आ जाएगा फिर आपको। चलिए बढ़े आगे। अब फाइनल समय आ गया है, समरी इकट्ठी कर लेते हैं। क्या पढ़ा अपन ने? अपन ने ये सीखा कि ये चालक गोला है। ध्यान से सुनना, अब मैं समरी बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये चालक गोला है, इस चालक गोले की त्रिज्या r है, इसको हमने आवेश दिया। अगर हम इसको आवेश देंगे तो वो आवेश, इसका गुण है कि वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा चारों तरफ, ऐसे। तो आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया। हम इसके लिए 3 स्थितियों पर विचार करते हैं। पहला, बाहर की स्थिति, बाहर स्थित बिंदु पर। सेकंड स्थिति, सतह पर। थर्ड स्थिति, भीतर स्थित किसी बिंदु के लिए। अगर बाहर स्थित कोई बिंदु है बेटा तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं
कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, क्योंकि बाहर अगर अपन ने कोई पॉइंट लिया है, मान लो पी, ये बाहर अपन ने कोई पॉइंट लिया पी, तो इस पॉइंट की दूरी जो है वो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। अगर आप सतह की बात कर रहे हैं तो सतह पे स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर है, और अंदर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है ना। यहाँ पे आपने देखा ना, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा था। अच्छा, सतह पर फॉर्मूला क्या आया है, बाहर फॉर्मूला क्या आया है विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बाहर कितना आया था, चेक करो, आपके नोट्स में लिखा होगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से आप एक चीज और देख सकते हो कि ई बाहर जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब बाहर जो विद्युत क्षेत्र है, जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र इनवर्सली आर स्क्वायर के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जैसे कूलाम के नियम में होता है। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, बाहर विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। डन। सतह पे कितना आया था, क्या आपको सतह का फॉर्मूला याद है? सतह पे एक फिक्स वैल्यू आई थी, कितनी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर फिक्स है, क्यू फिक्स है, के फिक्स है, फिक्स वैल्यू है। अंदर कितना आया था, तो सर जब हमने अंदर देखा तो अंदर आया था 0, ऐसे है ना। अच्छा, नाउ सी, अगर ग्राफ बनाने का मन करे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने का मन करेगा तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरफ रहेगा विद्युत क्षेत्र, और इस तरफ रहेगा दूरी। अपन 3 पॉइंट ले रहे हैं, ये 0 है, ये वो जगह है जहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है। तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान सुनना, यहाँ से यहाँ तक क्या कहानी है, यहाँ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, मतलब ये भीतर की बात है, अंदर। ये कौन सा पॉइंट है, ये सतह वाला पॉइंट है। और इसके आगे क्या होगा, इसके आगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा। भाई जैसे जैसे इस एक्सिस पे जा रहे हो आर बढ़ता जा रहा है, तो अभी आर जो है कैपिटल आर से छोटा है इस जगह पे, यहाँ आकर के आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, और इस पॉइंट के बाद स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा है। तो ये जो पॉइंट है ये बाहर स्थित है। अच्छा जी, चलिए करते हैं। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए, अंदर के लिए 0 है। देखो, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए ई अंदर 0 है, तो अंदर 0, ये 0 आ गया। ये अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है। देखो सही है, पक्का। सरफेस पे, सतह पे कितना है, सतह पे वैल्यू है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो सतह पर जो वैल्यू है, ये सतह पे आ गया अपन, सतह पर जो वैल्यू है वो वैल्यू है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये सतह पर है, ये देखो सतह के ऊपर ये वैल्यू है। अच्छा, सतह के बाहर क्या हो रहा है, बाहर आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या आपको व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनाना आता है? मैंने सिखाया था आपको, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसा जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ ऐसा जाएगा। बाहर जो है ई बाहर, वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ये है ई सतह है जिसकी वैल्यू ये रही, और ई भीतर कितना है, 0 है। ऐसा, दैट्स इट। देखो, जब हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये भी सीखो, आप कंसेप्ट भी सीखो, आप सब कुछ करो। बट एट द सेम टाइम आपकी अपने लेवल पे जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप आशीष सिंह लेक्चर से पढ़ाई कर रहे हो, आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, तो रिवाइज करके आया करो। क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कंटेंट के अंदर, बिल्कुल भी। कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड का मतलब समझते हो, समझते हो ना? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग कि भाई कोई बात नहीं, बच्चों को नहीं समझ में, बच्चों को आसान चीज़ पढ़ा दो। हर चीज़ को आसान बना के पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट जो हकीकत है वो वैसी ही रहेगी। आपको एग्जाम में ऐसे करके आना। भाई बात बताओ, अगर आप एग्जाम में ऐसे इस डेरिवेशन को लिख करके आओगे, किसी की हिम्मत है आपके 4 नंबर में से एक भी नंबर काट ले? आधा नंबर भी काट सकता है कोई? नहीं। पर
आपको इस तरह से अभ्यास करना पड़ेगा। आपको पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फिर आपको कंसेप्ट भी अपने पूरा समझा है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि हाँ सर ने बताया था कि पहले परिभाषा से लिखेंगे, फिर सर गाउस के नियम से लिखेंगे, वहाँ से ई निकलेगा। तो पहले अपन ने गाउसी पृष्ठ बनाया, गाउसी पृष्ठ बना के अल्पांश लिया, अल्पांश के लिए अपन ने छोटा सा फ्लक्स लिखा, फिर समाकलन करके पूरा फ्लक्स लिखा, ये परिभाषा से संपन्न हुआ। फिर जो गाउसी पृष्ठ था उसके अंदर जो आवेश क्यू था उसके कारण अपन ने गाउस के नियम से लिखा, दोनों को बराबर करके ई निकाला। कोई बड़ा काम थोड़ी किया, छोटा ही काम था ये। उसके बाद क्या किया, ये आ गया बाहर। सतह के लिए अपन ने क्या किया, सतह के लिए अपन ने स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर रख दिया, क्योंकि जब आप सतह पे पहुंच जाओगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। यही स्मॉल आर है, यही कैपिटल आर है। अच्छा, अंदर के लिए क्या किया, अंदर जैसे ही गाउसी प्लस बनाया, अंदर कोई आवेश था ही नहीं, अंदर कोई आवेश नहीं था तो फ्लक्स जीरो हो गया। फ्लक्स जीरो हो गया तो परिभाषा से जो फ्लक्स आएगा उसको जीरो के बराबर किया, तो यहाँ से ई भी जीरो आ गया। तो 3 पॉइंट निकल के आ गए। बाहर होगा के क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पे होगा के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर होगा जीरो। अब बाहर अगर के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर है तो ग्राफ ऐसा जाएगा, अंदर जीरो है तो ग्राफ फ्लैट रहेगा, जीरो पे रहेगा। यहाँ से यहाँ तक भीतर है तो जीरो रहेगा। इस पॉइंट पे सतह के बराबर आ गया, उसके बाद घट रहा है। तो ढंग से एनालाइज करोगे ना तो इस टॉपिक को रिवाइज करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। हाँ, एग्जाम में कैसे लिखना है, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उन सब के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो आज आप बैठ करके शांति से इस डेरिवेशन को बिना देखे करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। जस्ट रेज योर हैंड्स, है ना। तो कल की क्लास में आने से पहले एक बार सब बच्चे इसको कंप्लीट करके आएंगे। कोई भी बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है अभी सो मत जाना। रेजिस्टेंस आता है, इनर्शिया आता है, जड़त्व कहते हैं इसको। तो अभी आप सोने की तरफ अग्रसर होंगे, और अगर आप अभी सोएंगे तो आप कम से कम 11 बजे उठते होंगे। ईमानदारी से बताओ, क्लास के बाद जो बच्चा सोता है वो अच्छे से 2-2.5 घंटे की नींद लेता होगा? कौन ऐसा है? कोई बात नहीं, चलता है। क्लास के बाद कौन सो रहा है? अभी सो जाएंगे तुरंत जा करके? प्लीज़ ये मत कीजिए, कोई बात नहीं, अभी छोटे हो आप लोग। तो सबसे बड़ी बात तो आप ईमानदार हो, ये मुझे अच्छा लगता है। मेरे साथ हमेशा तुम्हारा रिलेशन ना ट्रस्ट का रहेगा, विश्वास का रिलेशन रहेगा। अगर मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ दूँ तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दूँ अभी, तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा और मेरा रिलेशन जीवन भर ट्रस्ट का रहेगा। वो ट्रस्ट आपको ब्रेक नहीं करना है। आपको ये कोशिश करनी है कि आप हमेशा उस तरीके से रहें, राइट। और बाकी जो बच्चे मजाक करने आते हैं यहाँ पे, उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, जस्ट लाइक दिस। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका ट्रस्ट मेंटेन रहना चाहिए। वो ट्रस्ट कैसे मेंटेन होगा? जब आप जो हकीकत है वो बताओगे। कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। झूठ नहीं बोलना, न झूठ बोलना है न गलत काम करना है। एक बात और, अब हम आपके लिए एक सब्जेक्टिव टेस्ट प्लान कर रहे हैं जल्दी ही। सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे होगा? आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट होंगे इसी क्वांटा लेक्चर के थ्रू। आपको हम एक विशेष परिस्थितियाँ बताएंगे कि आपको कौन सी परिस्थिति में रेडी रहना है। 2 पेपर लेके बैठना है, कितने पेपर, पेन, कैसे। आपका कैमरा इस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपकी आंसर शीट वगैरह सब बढ़िया से दिख रही हो। फिर आप टेस्ट शुरू करेंगे। क्वेश्चन ऐसे बोर्ड पे सामने लिखे होंगे, यहाँ पे शीट लगी होगी, यहाँ क्वेश्चंस होंगे, और सामने बैठ करके आप टेस्ट देंगे। तो जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में टेस्ट होगा, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट चलेगा। नकल आप कर नहीं पाएंगे, हमारे आंखों के सामने रहेंगे। टेस्ट जैसे ही ख़त्म होगा, हम टेस्ट की कॉपीज़ को चेक करेंगे, उसका एक अलग तरीका है, वो बताऊंगा मैं आपको। इस तरह से आप सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे। हम इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं आपके लिए कि आपकी पढ़ाई ऑफलाइन से भी बेहतर हो। मतलब आप गर्व से कह सको कि हम एक ऐसे संस्थान से पढ़ते हैं जहाँ ऑफलाइन से भी अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, अगर आप ईमानदार रहते हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आप ईमानदार नहीं रहते हैं, आप टाइम पास करते हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, फिर मेरी सारी मेहनत, सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो आपको मेहनत करनी है। ये सब्जेक्टिव टेस्ट अपन अगले संडे प्लान करेंगे, ताकि आप लोग तब तक अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, एक सॉल्यूशन हो चुका है, एक ये चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा तब तक। तो 2 चैप्टर का सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे एक एक करके, है ना। अभी मैंने आपको बता दिया ताकि आप प्रिपरेशन अपने अच्छे से कर सको। चलो, नमस्कार, बाय बाय। आज आपके पास में सॉल्यूशन नाम के चैप्टर के क्वेश्चंस आ जाएंगे बेटा, तो वो क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है। पहले ट्राई करना खुद से, फिर करना।